हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको बता दिया गया है, गद्य से आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी बता दिया गया है और पद्य से आने वाले भी बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको बता दिया। क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब मैं बताने वाला हूँ पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। आपको पद्यांश में क्या पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सटीक फंस जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश टोटल 6 नंबर का आएगा, सेम गद्यांश के जैसा ही। यहां पर आपको पद्यांश देकर इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चंस पूछेगा, 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 5 नंबर का बहुविकल्पी पद्य से कराया, 5 नंबर का बहुविकल्पी गद्य से कराया और फिर आपको मैंने बताया 6 नंबर का क्या बताया, गद्यांश। ठीक है, तो 5, 5, 10, 6, 16 नंबर की मैंने आपकी तैयारी करा दी है। अब मैं बता रहा हूं पद्यांश, तो पद्यांश को भी 6 नंबर ऐड कर लीजिए, अर्थात 22 नंबर की टोटली तैयारी मैं करा चुका हूं लगभग, मान लीजिए अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस चैनल पर आप डेली वीडियो देखते हैं जो भी अपलोड किया जा रहा है, और देखते रहिए, एक नोट्स बनाते रहिए। और जो मैं बता रहा हूं 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, इसकी गारंटी है। जो जो बता रहा हूं उसको तैयार करना पड़ेगा आपको। बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका बेहतर रिजल्ट बनेगा। अगर आप चाहते हैं 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने का सिर्फ एक ही मकसद है, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारा पद्यांश क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। और इसमें भी मैं आपको 6 पद्यांश कराऊंगा। यदि आप 6 पद्यांश को तैयारी कर लेते हैं तो कंफर्म है कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। अब 6 पद्यांश तैयारी कराने का मतलब यह है कि यूपी में कुल 75 जिले हैं, 75 जिलों में तमाम प्रकार के पेपर बनते हैं। कौन से पेपर में कौन सा पद्यांश पूछ ले कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं श्योर बता दे रहा हूं कि ये 6 आप पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में एक फंस जाएगा, और फंसने वाला है ही। ठीक है, तो तैयार करते चलिए जो जो मैं तैयारी करा रहा हूं। फिलहाल हम देखते हैं मेरा पद्यांश क्या है। तो मेरा पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी ही लेंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो होती ही पाई। तो ये रहा है आपका पद्यांश जो मुझसे बन पड़ा सुर, उसमें मैंने गा दिया इसको। ठीक है, तो ऐसे ही पद्यांश थोड़ा गा के बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गा के सुना दिया आपको। तो ये कुछ इस तरीके से पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हो सकता है इसको रेखांकित भी किया रहे, जिस प्रकार से गद्यांश रेखांकित करके पूछता था उसी तरीके से इसको रेखांकित करके कोई न कोई पार्ट उसका व्याख्या आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेखांकित मैंने नहीं किया है, हो सकता है पूरा ही पूछ ले। 50-50 चांस रहता है रेखांकित करके पूछने का, और 50-50 चांस रहता है रेखांकित न करके पूछने का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब 3 क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि पता है कि पहला जो होता है वो हमेशा संदर्भ को लेकर होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब संदर्भ को लेकर होगा, अगर रेखांकित किया रहेगा तो दूसरा रेखांकित से पूछेगा, रेखांकित नहीं किया रहेगा तो रेखांकित से नहीं पूछेगा। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से पूछ सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, जो भी बताया जा रहा है उसको आप तैयार करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ से ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। और यहां मैं बता दूं, काव्य सौंदर्य जो बोला है 70% चांस रहता है कि आपका काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है। ठीक है, 30% चांस रहता है काव्य सौंदर्य न पूछे, लेकिन काव्य सौंदर्य हमेशा आप तैयार करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि काव्य सौंदर्य अगर नहीं पूछता है तो काव्य सौंदर्य से क्वेश्चंस बना देता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले इस इस पद्यांश का हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है ना, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो हम इस पद्यांश का सबसे पहला काम करेंगे कि संदर्भ लिख लें। पहले का उत्तर है, इतना लिखने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जिस तरीके से आप गद्यांश लिखते थे, गद्यांश का संदर्भ लिखते थे, उसी तरीके से आपको पद्यांश का भी संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, इतना तो आप गद्यांश में भी लिखते थे, इतना आपको पद्यांश में भी लिखना है। के पद्य भाग, वहां पे गद्य भाग लिखते थे, यहाँ पे क्या कर देना है, पद्य भाग में संकलित तथा अब
कि इसके लेखक कौन है, तो सूरदास जी हैं। तो लिख दीजिए तथा सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। तो देखा आपने, जिस तरीके से, देखिए मैं तैयारी करा रहा हूं एक ही तरीके से, ताकि बार बार संदर्भ आपको अलग अलग तरीके से तैयार ना करना पड़े, कंफ्यूजन ना पड़े। सभी मैटर को मैं एक जैसा लेके चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि एक तैयार कर लेंगे तो समझ लो सभी संदर्भ तैयार हो गए। ठीक है, बस आपको पकड़ने की बात यह रह गई कि जो पाठ का नाम है, जो लेखक का नाम है, कहने का मतलब जो वो सब आप अपने से देख लिया करिए। अब पाठ का नाम ना बोल के शीर्षक बोल देता है, तो शीर्षक भी पाठ का नाम ही है, याद रखिएगा। ठीक है, शीर्षक, उसके शीर्षक कौन है, ठीक है, शीर्षक लेखक कौन है, इस तरीके से बोल रहे हैं। इसका शीर्षक क्या है, तो इस तरीके से क्या कौन में आप अंतर समझ लीजिएगा। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य विभाग में संकलित तथा सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर नामक पाठ से लिया गया। इतना आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये चरण कमल बंधु हर्राई जो आपका ये पद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है, याद रखिएगा। हर साल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है इसकी, किसी न किसी एक पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिए आप लोग। और हाँ, जो मैं तैयारी करा रहा हूँ उसका एक नोटबुक बना लीजिए, अपने नोटबुक में लिखते चलिए। देखिए इससे क्या होगा, आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। अगर थोड़ा राइटिंग इधर उधर है, मेरे जैसा है, तो सुधार भी हो जाएगी आपकी राइटिंग। ठीक है, इम्प्रूव होगी। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आपकी नोट्स बन जा रही है, आपकी अच्छी तैयारी भी हो जा रही है, और आपकी हैंड राइटिंग में सुधार भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रयास करिए, जो मैं तैयारी करा रहा हूँ उसको तैयार भी करते चलिए, लिखते चलिए। ये समझ लीजिए 22 नंबर का मैं तैयारी करा चुका हूँ लगभग। ठीक है, अगर ये मैं पद्यांश समाप्त कर दूंगा तो 22 नंबर की तैयारी मैंने करा दिया सिर्फ 8-10 वीडियो में ही। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कितनी तेजी से तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का जवाब। अब हम देखते हैं, इसमें बोला था काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य मैंने बताया कि 70% चांस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में काव्य सौंदर्य पूछे। अगर काव्य सौंदर्य न पूछ रहा है तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप काव्य सौंदर्य को तैयार कर लीजिए। काव्य सौंदर्य में पहले आपको लिखना है कि इस पाठ में कहा क्या जा रहा है। तो इसमें बोला गया श्री कृष्ण के चरणों के असीम प्रभाव व्यंजित है, यानी श्री कृष्ण के चरणों की बात यहाँ पर क्या की गई है, इनके प्रभाव के बारे में बात की गई। बोला है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जय कृपा पंग गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी अगर प्रभु के चरणों में जाता है तो वो क्या होता है, जो विकलांग होता है वो पर्वतों को लांघ जाता है, जो अंधा होता है उसको सब कुछ दिखाई लगने लगता है, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया, अर्थात प्रभु के चरणों की असीम प्रभाव की व्यंजित किया गया। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा काव्य सौंदर्य में। दूसरा आपको लिखना है चीज भाषा। तो किस भाषा में है, ये ब्रज भाषा में है, तो आप लिख दीजिएगा भाषा कौन सा है, ब्रज। शैली कौन सी है, मुक्तक। छंद कौन है, गेपद। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है, क्योंकि भगवान के प्रति भावना दिखाई गई है, तो यहाँ पे कौन सी रस हो जाएगी, भक्ति। लेकिन अब इसमें पूछेगा अलंकार। ठीक है, तो अलंकार कौन सा है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, क्योंकि उनके चरण को कमल के समान बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में लिखना क्या क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। पहला तो क्या बोलना चाहता है पद्यांश में एक लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा आप भाषा लिख दीजिए, किस भाषा में लिखी गई है। अगर कंफर्म भाषा नहीं पता है तो वहाँ पे साहित्यिक, ब्रज, अवधि, यही 2 भाषा को लेकर चलिएगा। ठीक है, या खड़ी बोली लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शैली हमेशा मुक्तक लिख दीजिएगा अगर चेंज नहीं हो तो। ठीक है, और छंद जो है गेपद, ये भी सेम रहेगा। रस आप देख लीजिए कौन सा रस है, भक्ति रस है, वीर रस है, शोक रस है। गद्यांश जो आपका पद्यांश है, इसमें रोने की बात की गई है, दहाड़ने की बात की गई है। ठीक है, किसी को ललकारने की बात की गई है, किसी प्रेम भावना की बात की गई, भक्ति की बात की गई है, उसको आप थोड़ा समझ के यहाँ पे रस लिख दीजिए। और अलंकार अगर नहीं पता है तो सीधा आगे आप लिख दीजिए कि रूपक अलंकार। 100% यही चांस होता है कि रूपक अलंकार अधिकतर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें संदर्भ के साथ साथ काव्य सौंदर्य पूछेगा तो काव्य सौंदर्य लिखिएगा। अब आपसे प्रसंग पूछता है, इसमें प्रसंग लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको। इसमें अपने से एक प्रसंग हेडिंग डाल के आगे सौंदर्य के नीचे काव्य सौंदर्य पूछा है तब, नहीं तो संदर्भ के नीचे ही प्रसंग डाल के आपको लिखना होगा। इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो कहने का मतलब प्रसंग में आपको पद्यांश क्या बोलना चाहता है वही एक लाइन में लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ। संदर्भ के साथ काव्य सौंदर्य पूछा रहेगा तो काव्य सौंदर्य बताइएगा। मैंने बताया काव्य सौंदर्य बताने का तरीका, उसमें आपको पहला
लाइन जो लिखना है, पहला पॉइंट जो होगा उसमें देखिए कि पद्यांश कहना क्या चाहता है, कवि कहना क्या चाहता है उस पद्यांश के बारे में। जैसे इसमें पद्यांश में कहना चाहता था कवि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, यानी इस यहाँ पर उनके चरणों की व्याख्या की गई है, ठीक है, उनकी तारीफ की गई है। ओके, अब दूसरा भाषा बता दीजिए कौन सा भाषा है, शैली बता दीजिए कौन सा है, छंद इसमें कौन सा है, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, यही काव्य सौंदर्य है, ठीक है। अब प्रसंग तो आपको लिखना ही लिखना है सभी, अगर पद्यांश पूछ रहा है तो पद्यांश में संदर्भ के साथ आपको प्रसंग लिखना ही लिखना है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो आपका पद्यांश कहना चाहता है, पद्यांश का मतलब जो लेखक उस पद्यांश के बारे में टिप्पणी दे रहा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखने का 2 नंबर मिलेगा। संदर्भ पूछा, संदर्भ लिख दीजिए, संदर्भ के साथ आपको प्रसंग लिखना अनिवार्य है। अब काव्य सौंदर्य पूछा है तो लिखिए, नहीं पूछा है तो जान दीजिए। अगर काव्य सौंदर्य न पूछेगा तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बना देगा, जैसे बोल देगा इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, जैसे दे देगा चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। अधिकतर अगर आपको नहीं पता है, बोर्ड एग्जाम में आप बैठ गए, उस चीज़ की तैयारी नहीं है और अलंकार पूछ लेता है, तो दिमाग में इतना रखिएगा रूपक अधिकतर होंगे। जब भी पद्यांश आएंगे अलंकार पूछता है तो 70 से 80% अलंकार रूपक ही होते हैं, ओके, क्योंकि उसमें किसी न किसी के स्थान पर उनको दर्शाया गया। जैसे इसमें चरण कमल, उनके चरणों को कमल के जैसा दर्शाया गया है, किसी के रूप में दर्शाया जाएगा तो रूपक अलंकार हो जाएगा, उनका रूप परिवर्तित किया जाएगा तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इसका संदर्भ प्रसंग काव्य सौंदर्य लिख लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? तो इसका भी आंसर हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए एक तरीके से व्याख्या है। क्या है, इसकी व्याख्या तो हमें करनी ही पड़ेगी भैया। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सिर्फ 3 ही आएगा, एक में व्याख्या पूछेगा, जैसा कि यहाँ पे व्याख्या नहीं बोला गया है तो सीधा यहाँ बोल दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं व्याख्या, और इस क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा बनेगा, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से बना के यहाँ पे दर्शाऊंगा, थोड़ा सा अंतर करके, ठीक है। तो अगर यही बोलता है तो कैसे लिखना है, और नहीं बोलता है तब, तो इसका व्याख्या पूछेगा तो हम व्याख्या यहाँ पर कर देते हैं। पहले हम व्याख्या करेंगे, प्रसंग लिखने के बाद देखिए संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखिए, प्रसंग लिखने के बाद आप व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या किस तरीके से होगा, चलिए यहाँ पर हम करा देते हैं। देखिए इस पूरे पद्यांश का व्याख्या है, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मुकुट, छत्र का मतलब मुकुट, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो श्री यहाँ पे सूरदास जी ने उनकी चरणों को कमल रूपी के रूप में दिखाया है, कमल के जैसा बताया, बहुत प्रभावशाली चरण है उनके। अगर उनके चरण में कोई जाता है, शरण लेता है तो क्या होता है, अगर लंगड़ा है तो पर्वतों को लांघ देता है। भाव है, ठीक है, कहने का भाव है, कवि के भाव है, ठीक है। तो ये कवि के भाव जो हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया व्याख्या, व्याख्या भी आपको लिखना होगा। पहले क्या लिखना होगा, संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। क्लियर। अगर आपसे काव्य सौंदर्य पूछा है, काव्यगत सौंदर्य पूछा है तो उसको बताइए, नहीं पूछा है तो आप सबसे पहले संदर्भ लिखिए, उसके बाद उसका प्रसंग लिखिए, उसके बाद उसका व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस बनेंगे, इतना लिखना है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने का मतलब ये है कि आपका एक्स्ट्रा अभ्यास हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि जो मैं यही करा रहा हूँ सेम टू सेम यही पूछे, हो सकता है मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लेके चला हूँ, इसमें से कोई 3 ही पूछेगा, एक तो छोड़ देगा। तो मान लीजिए ये ना पूछकर ये पूछ लेगा, तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चनों को करा दे रहा हूँ जो इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? तो बार बार क्यों करना चाहते हैं, जो सेम अभी आपने व्याख्या किया है, अगर व्याख्या न पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, तब आप वही व्याख्या लिख दीजिएगा, या तो कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरे का आंसर है, कवि सूरदास जी श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ,
क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की कवि सूरदास बार बार वंदना करता है। तो आपने देखा क्या, दोनों प्रश्नों में व्याख्या जो आप कर रहे थे उसमें पद्यांश की पूरी तरीके से व्याख्या की गई थी, ठीक है, एक एक वर्डों की। लेकिन अब इसका जब उत्तर आप देख रहे हैं तो उत्तर आपको अपनी भाषा में लिखना होगा, लेखक की भाषा में लिखना होगा, लेखक कहना क्या चाहता था, ठीक है, बस अंतर इतना था। तो अगर व्याख्या पूछता है तो सिर्फ वही लिख दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या रेखांकित किया रहेगा। अगर नहीं किया रहेगा तो सीधा ऐसे प्रश्न बोलेगा तो प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। देखिए अब अलंकार पूछ लिया तो मैंने बताया ना, काव्यगत सौंदर्य अगर तैयार रहेगा तो अलंकार आप आसानी से बता लेंगे। तो लेकिन सूरदास स्वामी है तो सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेखक का नाम अगर पूछेगा तो आप अनुप्रास अलंकार कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण और सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो चलिए तत्सम अगर पूछता है तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ट्रिक क्या होता है, हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में चरण बोलते हैं, लेकिन संस्कृत की भाषा को ही तत्सम बोलते हैं। अगर चरण को संस्कृत में क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चरण। सब को अगर संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्व, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। एक तरीके से क्या होगा, हम आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह तद्भव शब्द होता है, लेकिन अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो वही तत्सम शब्द है, ठीक है। अगर उसी को हम संस्कृत में परिवर्तित कर देंगे तो तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में आग बोलते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए, बोलचाल की भाषा में अगर हम आग को आग ही बोलते हैं, लेकिन अगर इसको हम तत्सम बनाएंगे तो वो अग्नि हो जाएगा। समझ में आया। हम अपनी बोलचाल की भाषा में सांप बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको तत्सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए ना, सांप और सर्प, ठीक। तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह तद्भव शब्द है, लेकिन जैसे इसको संस्कृत में चेंज कर देंगे वो तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब यहाँ पे सारे सस्पेंस क्लियर कर दिए जाएंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। अगर इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 90% प्लस रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ जो तैयारी कराया जा रहा है उसको तैयार करना पड़ेगा, और वीडियो में जो कंसेप्ट बताई जाती हैं उसको समझना भी आपको पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो को पॉज कर करके जो मैं लिखाया हूँ सिर्फ अपने नोटबुक में उतार लो, नहीं, जो मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा आप सुना भी कीजिए। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो में। पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर नंबर 1 हो गया समाप्त। अगले वीडियो में जब मिलूंगा पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर नंबर 2 के साथ मिलूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने से एक ही आपको फायदा है, क्या फायदा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा आपको ये है कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड किया गया, क्या अपलोड किया गया, आपके लायक है या नहीं है, आपके सामने शो करने लगेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे भी फायदा होने वाला नहीं चैनल को सब्सक्राइब से करने से, लेकिन इतना फायदा जरूर होगा कि वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।